सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन नंबर सेकंड, उसका नाम है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, यानी इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के कुछ मुख्य बिंदु समझाऊंगा। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब ऐसा आंदोलन जिसका ऑब्जेक्टिव हो देश को आज़ाद कराना, इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। चाइना में 3 कंट्री आती हैं, वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओ। तो इस चैप्टर में हम वियतनाम की बात करेंगे कि कैसे उसे आज़ादी मिली। वियतनाम चाइनीज़ एम्पायर के अंडर में आता था, इसलिए जब वियतनाम इंडिपेंडेंट हुआ तो वियतनामीज़ कल्चर पर चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था। क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम्स में, इन व्हाट वेज वियतनामीज़ कल्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना। तो आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, वियतनाम फॉलोड चाइनीज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी वियतनाम में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी चाइनीज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था। सेकंड पॉइंट, एजुकेटेड वियतनामीज स्पोक चाइनीज़, यानी जो चाइनीज़ लैंग्वेज थी वो एजुकेटेड वियतनामीज़ की लैंग्वेज बन चुकी थी। ऐसे ही कुछ हम अपने देश में इंडिया में देखते हैं हम लोग कि इंडिया में ब्रिटिश रूल था और इंडिया में इंग्लिश सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस की लैंग्वेज बन चुकी है। थर्ड है कन्फ्यूशियज्म, ए चाइनीज़ रिलीजन हैड वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन वियतनाम। कन्फ्यूशियज्म जो एक चाइना धर्म था उसकी वियतनाम में बहुत इम्पोर्टेंस थी। 1858 यानी 1858 में वियतनाम में फ्रेंच ट्रूप्स आती हैं और मिड 1880s में 1880 में तक नॉर्दर्न रीजन तक अपनी अच्छी पकड़ बना लेती हैं। 1887 में फ्रांस और चाइना में वॉर हुआ और फिर फ्रेंच ने टोंकिन्स और अनम नाम की जगहों पर कब्जा कर लिया और फ्रेंच इंडो चाइना फॉर्म हो गया। फिर फ्रेंच अपनी पावर और बढ़ाने लगी और वियतनामीज कल्चर को चेंज करने का प्रयास करने लगी। बढ़ती फ्रेंच डोमिनेंस पर वहाँ के एक फेमस ब्लाइंड पोएट जिनका नाम था नगुयेन डीन च्यू ने बोला, आई वुड रेदर फेस अटर्नल डार्कनेस देन सी द फेस ऑफ ट्रेडर्स। तो उसका मतलब था कि उन्हें धोखेबाज की शक्ल नहीं देखनी। फ्रेंच का मानना था कि कॉलोनीज़ होनी ज़रूरी है। कॉलोनीज़ मतलब है वह कंट्री जिस पर कोई दूसरी कंट्री का राज हो, यानी वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनी बन चुकी थी। और क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई डिड फ्रेंच थिंक दैट कॉलोनीज़ आर नेसेसरी। तो आंसर फर्स्ट पॉइंट है कॉलोनीज़ वर कंसिडर्ड असेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स, यानी कॉलोनीज़ इसलिए ज़रूरी मानी जाती थी जिससे नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी ज़रूरी गुड्स की सप्लाई की जा सके। यानी फ्रेंच वियतनाम की नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई फ्रांस में अवेलेबल कराना चाहते थे। सेकंड पॉइंट है इसी का आंसर का, यूरोपियन कुड यूज़ कॉलोनीज़ एज मार्केट टू सेल देयर फिनिश्ड गुड। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ कॉलोनीज़ की मार्केट
की तरह यूज़ करती थी। कॉलोनीज़ में जो मार्केट होती कॉलोनीज़ जो थी उनको मार्केट की तरह इस्तेमाल करती थी, जहाँ वो अपना फिनिश्ड गुड बेच कर पैसा कमाते थे। थर्ड पॉइंट, फ्रांस ऑल्सो थॉट इट वॉज द मिशन of the advanced European countries to bring the benefits of civilization to backward people। मतलब फ्रांस का मानना था कि एडवांस यूरोपियन कंट्रीज़ का मिशन है कि वो बैकवर्ड कंट्रीज़ में सिविलाइजेशन के बेनिफिट लाए। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय फ्रांस इन वियतनाम। मतलब कि फ्रांस ने वियतनाम में क्या क्या डेवलपमेंट किया। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ध्यान से सुनें। फर्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज कल्टीवेशन फ्रेंच बिकेम टू बिल्ड कैनाल एंड ड्रेनिंग लैंड टू मेकोंग डेल्टा। एज रिजल्ट वियतनाम बिकेम थर्ड largest exporter of rice in the world by 1931। यानी फ्रेंच ने मेकोंग डेल्टा में कैनाल और ड्रेनेज लैंड्स बनवाए ताकि इरिगेशन इजी हो जाए और वहाँ का कल्टीवेशन बढ़ जाए, और वहाँ की राइस प्रोडक्शन इतनी बढ़ी कि 1931 यानी 1931 तक वियतनाम में राइस का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका था। सेकंड, रोड्स एंड रेलवे लाइंस वर बिल्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड फ्रॉम ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ मिलिट्री टू गेन गुड कंट्रोल इन द रीजन। मतलब रोड्स और रेलवे लाइंस बनाई गई और यह इसलिए किया गया ताकि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड बढ़े और मिलिट्री की मूवमेंट भी इजी हो जाए ताकि वो पूरे रीजन को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें। थर्ड, फ्रेंच ब्रॉट मॉडर्न एजुकेशन टू वियतनाम। यानी फ्रेंच का कहना था कि वो वियतनाम में मॉडर्न एजुकेशन ला रहे हैं। फोर्थ, लैंड रिफॉर्म्स were undertaken to reduce poverty and increase agriculture productivity। मतलब फ्रांस ने लैंड फॉर्म्स किए जिससे लैंड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी बढ़े और गरीबी कम हो। फिफ्थ, पोर्ट फैसिलिटीज़ वर सेटअप टू इंक्रीज ट्रेड। यानी वियतनाम में पोर्ट बनाए गए जिससे गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद है पॉल बेरनैंड के अनुसार कॉलोनीज़ को इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए क्योंकि कॉलोनीज़ को एक्वायर करने का पर्पस था प्रॉफिट कमाना, और अगर कॉलोनीज़ की इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाएगा, तभी तो वो हर चीज़ खरीद पाएंगे। तो पॉल बेरनैंड का कहना था कि गरीब देशों की इकोनॉमी को डेवलप करो जिससे वह चीज़ खरीद सकें, इससे मार्केट बढ़ेगा और फ्रेंच बिजनेस को फ़ायदा होगा। उनके अकॉर्डिंग तीन चीज़ें जो वियतनाम की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बैरियर बन रही थी, यानी बैरियर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वियतनाम, पहली थी हाई पॉपुलेशन लेवल, यानी वहाँ का जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सेकंड पॉइंट, यानी वहाँ पर जो एग्रीकल्चर था बहुत ही क्या था, कम था। थर्ड, इनडेप्टनेस अगेंस्ट द पीजेंट्स, यानी वियतनाम में किसान कर्ज में बहुत डूबे हुए थे। वियतनाम की इकोनॉमी दो चीज़ों पर थी। फर्स्ट था राइस कल्टीवेशन और सेकंड था रबर प्लांटेशन, इसलिए फ्रांस ने वियतनाम में इंडस्ट्रीज़ लाने की कोशिश की। अगला टॉपिक है डेलमीना
ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। डायलमिना होता है यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई प्रॉब्लम हो और सॉल्यूशन ढूंढना या चॉइस बनाना डिफ़िकल्ट हो। तो अब फ्रेंच के सामने कॉलोनियल एजुकेशन पर क्या क्या डायलमिया था वह सुने सारे बच्चे ध्यान से। फर्स्ट था, हाउ फार वर द वियतनामीज टू बी एजुकेटेड। वंस एजुकेटेड क्वेश्चन मार्क, वंस एजुकेटेड दे मे क्वेश्चन कॉलोनियल डोमिनेशन। यानी पहली प्रॉब्लम ये थी कि वियतनाम के लोगों को कितना पढ़ाया जाए। अगर वो ज़्यादा एजुकेट हो गए तो कॉलोनिज्म पर क्वेश्चन उठाने लगेंगे। सेकंड है, कॉलोन्स बिगेन फियरिंग that they might lose their job as teachers, policemen, shopkeepers, etc. to educate Vietnamese। यानी सेकेंड प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच सिटीजन्स वियतनाम में रह रहे थे जिन्हें कॉलिन्स भी कहते थे। उन्हें डर था कि उनकी जॉब एजुकेटेड वियतनामीज ना ले जाएं, जैसे टीचर का है, पुलिसमैन का है, शॉपकीपर जैसी जॉब्स। इसलिए वह चाहते थे कि वियतनामीज को फ्रेंच एजुकेशन का फुल एक्सेस ना दिया जाए। थर्ड पॉइंट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच और वियतनामीज। थर्ड प्रॉब्लम यह थी कि वो इस परेशानी में थे कि स्कूल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी स्कूल की लैंग्वेज क्या होगी, फ्रेंच हो या वियतनामीज हो। तो इस प्रॉब्लम पे अलग अलग व्यूज़ आए। कुछ पॉलिसी मेकर्स का कहना था कि फ्रेंच लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए। इससे वियतनामीज फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होंगे और एजुकेटेड वियतनामीज फ्रेंच रेडिमेंट्स और आइडियल्स की रिस्पेक्ट करेंगे और फ्रेंच के लिए काम करेंगे। वहीं बाकी पॉलिसी मेकर्स का कहना था कि फ्रेंच मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया कि छोटी क्लासेस में वियतनामीज़ और बड़ी क्लासेस में फ्रेंच पढ़ाई जाए और जो फ्रेंच सीखने और फ्रेंच कल्चर को अपना ले उन्हें इनाम में फ्रेंच सिटीजनशिप दी जाए, नागरिकता दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है, एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू द रिच पीपल ओनली। यानी वियतनाम में फ्रेंच एजुकेशन सिर्फ अमीर लोगों तक ही लिमिटेड थी। वहाँ गरीब लोगों पर एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। सेकंड, गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ डेलिबरेटली फेलिंग द स्टूडेंट, ओनली 1/3 स्टूडेंट वर पास्ड। यानी गवर्नमेंट एक पॉलिसी फॉलो करती थी जो यह थी कि गवर्नमेंट जानबूझकर स्टूडेंट्स को फेल करती थी और लगभग 1/3 ही बच्चे पास हो पाते थे। और यह पॉलिसी इसलिए फॉलो की जाती थी ताकि वियतनामीज़ अच्छे जॉब्स के लिए क्वालिफाई न कर पाएँ। थर्ड पॉइंट, स्कूल बुक्स ग्लोरीफाइड फ्रेंच रूल एंड कल्चर एंड डिगार्डेड वियतनामीज़ कल्चर। यानी स्कूल की टेक्स्ट बुक फ्रेंच रूल को ग्लोरीफाई करती थी और वियतनामीज़ कल्चर की बुराई करती थी। उन्हें बताया जाता था कि वियतनामीज़ पिछड़े हुए हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए फ्रेंच रूल ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ एक वहाँ के स्कूल की जिसका नाम था टोंकिन फ्री स्कूल। फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टेड इन 1907, इट प्रोवाइड्स वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। दिस एजुकेशन इंक्लूडेड क्लासेस इन साइंस, हाइजीन एंड फ्रेंच। मतलब टोकन फ्री स्कूल 1907 में शुरू हुआ जो वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन प्रोवाइड कराता था। यहाँ पर साइंस, हाइजीन और फ्रेंच की क्लासेस होती थी। सेकंड पॉइंट, इट वाज नॉट अनफ टू लर्न साइंस एंड वेस्टर्न आइडियाज़ टू बी मॉडर्न। द वियतनामीज हैज़ टू ऑल्सो लुक मॉडर्न। यानी सिर्फ यहाँ
यहाँ मॉडर्न बनने के लिए सिर्फ साइंस और वेस्टर्न आइडियाज़ नहीं पढ़ाए जाते थे, बल्कि मॉडर्न कैसे दिखें वो भी पढ़ाया जाता था। थर्ड, स्कूल एनकरेज द एडॉप्टेशन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल्स सच एज हैविंग ए शॉर्ट हेयर कट ईटीसी, यानी स्टूडेंट्स को वेस्टर्न स्टाइल अपनाने के लिए एनकरेज किया जाता था, जैसे शॉर्ट हेयर कटवाना, वेस्टर्न क्लोथ्स के कल्चर के कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस इन स्कूल्स, यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस मीन्स है प्रतिरोध। फर्स्ट है टीचर एंड स्टूडेंट डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द curriculum, they opened the opposed the system in both open and silent ways। मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट करिकुलम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे, वो सिस्टम को कभी ओपनली अपोज करते थे या फिर कभी साइलेंटली रेजिस्टेंस से अपोज करते थे। एज नंबर ऑफ Vietnamese teachers increased, they quietly modified the text and criticized what who stated। यानी जैसे ही लोअर क्लासेस में वियतनामीज टीचर्स बढ़े तो वो टेक्स्ट को मॉडिफाई करके पढ़ाते थे और बुक्स में लिखा था उनकी बुराई भी करते थे। थर्ड पॉइंट, ए मेजर प्रोटेस्ट erupted in the Saigon native school गर्ल स्कूल फॉर एक्सप्लेनिंग ए स्टूडेंट। मतलब 1926 में जब सैगोन गर्ल्स नेटिव स्कूल में स्टूडेंट के को निकाल दिया गया था तो वह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इसके बारे में थोड़े समय बाद बताऊंगा मैं, सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल प्रोटेस्ट क्या था। फोर्थ पॉइंट, स्टूडेंट फॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट efforts to prevent the Vietnamese for qualifying for white collar job। वाइट कॉलर जॉब मतलब ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उसके लिए। वहाँ के स्टूडेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ जिससे वियतनामीज़ को वाइट कॉलर जॉब न मिल पाए उसकी खिलाफ लड़ते थे और प्रोटेस्ट करते थे। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पब्लिक जर्नल्स, यानी स्टूडेंट ने पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दिया और नेशनलिस्ट जर्नल पब्लिश करती थी। नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने पहले बताया था, सैगोन नेटिव गर्ल स्कूल प्रोटेस्ट। सैगोन SNG यानी सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में 1926 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एक वियतनामी लड़की को फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और उससे कहा गया कि वो फ्रंट सीट छोड़कर पीछे वाली सीट पर चली जाए ताकि फ्रंट सीट पर एक लोकल फ्रेंच स्टूडेंट बैठ सके, और उस लड़की ने सीट छोड़ने से मना कर दिया। तो प्रिंसिपल था, वह एक कोलोन्स था, उसने उस वियतनामीज लड़की को स्कूल से निकाल दिया। यह देखकर कुछ स्टूडेंट्स गुस्सा हुए, प्रोटेस्ट करने लगे, तो फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी स्कूल से निकाल दिया गया और इस वजह से और भी बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और जब गवर्नमेंट को पता लगा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो मजबूरन उसे उन स्टूडेंट्स और उस लड़की को स्कूल में लाना पड़ा। तो अब बात करते हैं हेल्थ और हाइजीन की। तो फ्रेंच में हेनोई नाम की जगह को रीबिल्ट करना शुरू किया फ्रेंच ने। जो फ्रेंच थे उन्होंने हेनोई नाम की जगह थी वियतनाम में, उसको रीबिल्ट करना शुरू किया और उसे एक मॉडर्न सिटी बना दिया। हेनोई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक वो जहाँ पर फ्रेंच ने अच्छी बिल्डिंग बनाई और मॉडर्न सिटी बनाई थी, यह हिस्सा बहुत ही साफ़ और सुथरा था, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, एक अच्छा सीवेज सिस्टम था। और दूसरा था नेटिव पार्ट जहाँ पर कोई मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हनोई में मॉडर्न पार्ट में प्लेग फैलने लगा। प्लेग होता है बेटा
ये एक बीमारी होती है जो चूहे से फैलती है, रैट से। तो 1902 में रैट हंट शुरू किया गया। फ्रेंच वियतनामीज वर्कर्स को हायर करने लगे और हर चूहे को पकड़ने के पैसे देने लगे और रैट्स हज़ारों की संख्या में पकड़े जाने लगे। पर वियतनामीज ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और यह बाउंड्री प्रोग्राम बंद कर दिया गया फ्रेंच के द्वारा। और गलत फ़ायदा कैसे उठाने लग गया, मतलब पहले उसने बोला कि पैसे दिया करेंगे आपको हम चूहे पकड़ने का। तो लोगों ने क्या किया, चूहे की पूंछ काट काट के दिखाने लग गए और ये बहुत सारी चीज़ें बताई थी वो दिखाने लगे। अब गलत इस्तेमाल कर, चूहों को मारते नहीं थे और कुछ लोग तो चूहे पालने लग गए अपने घर में, तो पालेंगे और दिखाएंगे तो ये हमको पैसे मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंच ने ये बंद कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन एंड एंटी कोलोनिज्म मूवमेंट। तो वियतनाम के रिलीजियस बिलीफ बुद्धिज़्म, कॉन्फ्यूशियज्म और लोकल पार्टी के मिक्सचर थे और फ्रेंच ने वियतनाम में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस कर दी। इससे लोग गुस्सा हो गए और फ्रेंच वियतनाम के रिलीजियस बिलीफ और कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही थी और उसमें एंटी फ्रेंच फीलिंग जागने लगी और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम स्कॉलर्स रिवोल्ट, जो 1868 में शुरू हुआ था। वियतनामीज स्टूडेंट में जापान के अंदर टोक्यो में रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ की एक ब्रांच खोल दी, पर 1908 के बाद जापानीज़ मिनिस्ट्री ने उनको आदेश दिया और जापान से भगाने लगी। तो कई लोगों ने छिपने के लिए चाइना और थाईलैंड जाकर छप गए। उसके बाद वहाँ पर जाके एसोसिएशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम फॉर्म किया गया। अब वियतनामीज कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क की जगह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे और फिर वियतनाम का एक एंटी कोलोनिज्म मूवमेंट एक नए लीडरशिप में आया। उस लीडर का नाम था हो चिंग मिन। पहला बड़ा काम जो उसने किया था वो था सारे नेशनलिस्ट ग्रुप को इकट्ठा किया और वियतनामीज कम्युनिटी पार्टी बनाई, जिसमें उसका बाद में नाम इंडो चाइना कम्युनिटी पार्टी पड़ा और यह सब फरवरी 1920 में हुआ। और 1940 में जापान ने वियतनामीज पर कब्जा कर लिया। अब वियतनामीज फ्रेंच और जापान दोनों से लड़ रहे थे। फिर एक और ग्रुप बना, द लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जो वियतमैन के नाम से पॉपुलर हुआ। वियतमैन जापान से लड़े और फिर सितंबर 1945 में हनोई रिकैप्चर कर लिया और इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का स्थापना की हुई और उसका चेयरमैन हो चिंग मिन बना। तो अभी फ्रेंच से इंडिपेंडेंस बाकी थी वियतनामीज की, तो फ्रेंच और वियतनामीज 8 साल तक लड़ते रहे और फाइनली फ्रेंच को 1954 में हार का मुंह देखना पड़ा और फिर डिसाइड हुआ कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक नॉर्दर्न वियतनाम और दूसरा साउदर्न वियतनाम। नॉर्दर्न वियतनाम में हो चिंग मिन और कम्युनिस्ट के हाथों में आ गया और साउदर्न वियतनाम फ्रेंच के पपेट एम्परर बाओ दाई के को मिल गया था और कुछ समय बाद नाओ दिन दिम ने कूप करके उसको हटा दिया और खुद राजा बन गया। उसके बाद यूएसए भी युद्ध में आ गया और वियतनाम से युद्ध करने लगा। उस युद्ध में यूएसए को भी काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। इससे वियतनाम में गांव जंगल तबाह हो गए और सिविलियंस भी बहुत संख्या में मारे गए।
अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन यूएसए, यानी वियतनाम से युद्ध करने के बाद यूएसए का पर क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट है, पीपल क्रिटिसाइज्ड द यूएस गवर्नमेंट फॉर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन ए वॉर दैट दे सॉ एज इनडिफेंसिबल, यानी कई लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लगे क्योंकि वह एक ऐसे वॉर में इन्वॉल्व हुआ था जो इनडिफेंसिबल था। सेकंड पॉइंट, व्हेन यूथ वर ड्राफ्टेड फॉर द वॉर द एंगर स्वेड, मतलब वॉर में यूथ को ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा गया और लोगों में गुस्सा वाली भावनाएं पैदा हुई। थर्ड पॉइंट, मैनी ऑफ दोज सेंड टू फाइट वर फ्रॉम माइनॉरिटीज़ एंड चिल्ड्रंस ऑफ वर्किंग क्लास फैमिलीज़, यानी जो लोग लड़ने के लिए भेजे गए थे वो माइनॉरिटीज़ और वर्किंग क्लास फैमिली के बच्चे थे। अब हो चिन मिन के बारे में ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट है, यूनाइटेड द नेशनलिस्ट ग्रुप एंड फॉर्म्ड द इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, यानी उसने कौन कौन से काम किए थे। यानी हो चिन ने सारे नेशनलिस्ट ग्रुप को यूनाइटेड किया और इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, जो मैंने आपको पहले बताया था। सेकंड पॉइंट है, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ विक्टम एंड इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट पॉलिसीज़, उसने नॉर्थ वियतनाम का प्रेसिडेंट बनाने के बाद उसे सोशलिस्ट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, उसने सोशलिस्ट जो पॉलिसीज़ थी वो इंट्रोड्यूस की वियतनाम के अंदर। थर्ड, फॉर्म्ड पीपल आर्मी कॉल्ड वियतनामीज टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पावर्स, उसने एक वियतनाम नाम की पीपल आर्मी बनाई जो फॉरेन पावर से लड़ती थी। फोर्थ, लेड द कम्युनिस्ट एंड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर 40 ईयर्स, इसने कम्युनिस्ट लोगों को लीड किया जो कई साल तक वियतनाम के फ्रीडम तक लड़ते रहे थे। फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड हिज पीपल फॉर देयर हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट अमेरिकन ट्रूप, इसने अपने आदमियों को अमेरिकन ट्रूप्स से लड़ने के लिए तैयार किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन एस वॉरियर, वुमेन्स ने आर्मी ज्वाइन की और बहादुरी से लड़ी। वो डेडिकेटेड वर्कर्स थीं, वो फील्ड्स में अपने कंधों पर राइफल तांग कर काम किया करती थीं। वो घायलों को नर्सिंग देती थीं और अंडरग्राउंड रूम्स और टनल्स के कंस्ट्रक्शन में मदद करती थीं। उन्होंने 6 एयर स्ट्रिप्स बनाने की मदद की और हज़ारों बॉम्ब्स न्यूट्रलाइज किए। तो यह बात तो क्लियर हो गई थी कि यूएसए ऑब्जेक्टिव पाने में फेल हो गया था, लड़ाई करने में फेल हो गया था। इस वॉर को फर्स्ट टेलीविज़न वॉर कहा गया था क्योंकि रोज़ टीवी पर बैटल के सीन्स दिखाए जाते थे। तो यूएसए गवर्नमेंट पर कई सवाल उठाए जाने लगे जिस कारण पीस नेगोशिएशन करना पड़ा। जनवरी 1974 पेरिस में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और वियतनाम का यूएसए से वॉर समाप्त हो गया। पर एनएलएफ और साइगन रीजन में लड़ाई चलती रही और 30 अप्रैल 30, 1975 में के दिन एनएलएफ ने साइगन में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा किया और नॉर्थ और साउथ वियतनाम को यूनिफाई करके वियतनाम फॉर्म किया। तो मैं आशा करता हूँ आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर के जो मुख्य बिंदु मैंने बताए हैं वो समझ में अच्छी तरह आए होंगे। जो भी आपकी चैप्टर को रीड करना और जो भी रीडिंग करने के बाद समस्या आती है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका उत्तर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।